कब्रिस्तान के अंदर की खामोशी इतनी गहरी हो गई कि मैटियो को अपने दिल की धड़कनें तक सुनाई देने लगी। वो औरत धीरे धीरे मैटियो की तरफ मुड़ी। उसका घूंघट थोड़ा सा हटा और जो चेहरा मैटियो को दिखाई दिया, उसे देखकर मैटियो के होश ही उड़ गए। उस औरत का चेहरे का रंग एकदम सफेद था। आंखें ऐसी भयानक जैसे किसी आत्मा ने उसे पोजेस कर रखा हो, और चेहरे पर खून के निशान थे जो शायद जम चुके थे, जैसे कई सालों पहले वो औरत खून के आंसू रोई हो। मैटियो ने नोटिस किया कि उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैटियो का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और वो जैसे फ्रीज सा हो गया। पर इससे पहले कुछ होता, वो औरत हवा में घुलकर अचानक ही गायब हो गई। मैटियो पूरी रात नहीं सोया। सुबह जैसे ही गेस्ट हाउस का बूढ़ा केयरटेकर वहां आया, मैटियो ने उससे उस औरत के बारे में पूछा। केयरटेकर ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैटियो ने उस कब्रिस्तान के वेडिंग आर्च का जिक्र किया तो उस केयरटेकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उस बूढ़े केयरटेकर ने बताया कि ये कहानी 1889 से शुरू होती है। उस साल सेंटा लुसिया में एक शादी होने वाली थी। दुल्हन का नाम था इजाबेला रोमेरो और दूल्हा था हावियर मोरालेस। टाउन के सबसे खुश कपल के रूप में उनकी शादी सेलिब्रेट हो रही थी। मंडप उसी कब्रिस्तान के पास बनाया गया था क्योंकि चर्च में रेनोवेशन का काम चल रहा था। शादी की रात सब लोग इकट्ठा हुए। इजाबेला अपने वेडिंग गाउन में मंडप तक पहुंची, लेकिन उसका दूल्हा कभी आया ही नहीं। बाद में पता चला कि हावियर शादी से कुछ घंटे पहले ही सेंटा लुसिया छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गया था। इजाबेला ने पूरी रात उस मंडप के नीचे उसका इंतजार किया। रात ठंडी होती गई और सुबह होने से पहले इजाबेला वहीं गिर गई। उसका दिल बंद हो चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि उसे एक बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इजाबेला की बॉडी को उसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन उस रात के बाद सेंटा लुसिया में एक अजीब चीज होने लगी। कभी कभी रात के वक्त लोग एक सफेद वेडिंग गाउन में एक औरत को उस कब्रिस्तान के आर्च गेट के नीचे खड़ा देखते हैं, जैसे वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो। लोग उसे डेड ब्राइड या कॉर्प्स ब्राइड बुलाते हैं। मैटियो इस कहानी को सुनकर घबरा चुका था। कल रात उसने भी उस डेड ब्राइड को देखा था। उस रात मैटियो जब अपने कमरे में था, उसने फिर से वही आवाज सुनी। इस बार वो कदमों की आवाज सीधा उसके कमरे के बाहर तक आई और फिर हवा में एक अजीब सी स्मेल आने लगी, गीली मिट्टी और पुराने फूलों की। मैटियो अब घबराने लगा था। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से एक परछाई नजर आ रही थी, जैसे कोई बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा हो। और फिर उसके कमरे का दरवाजे का हैंडल अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा। गेट खोलो। घबराहट के मारे मैटियो के पसीने छूटने लगे। तभी हैंडल हिलना रुक गया और फिर धम से कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैटियो की चीख निकल गई, लेकिन दरवाजे पर कोई था ही नहीं। और कुछ सेकंड्स बाद कदमों की आवाज वापस दूर चली गई। पर तभी मैटियो की नजर उसके कमरे की खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर वही भयानक दिखने वाली औरत खड़ी थी, उसी सफेद वेडिंग गाउन में, अपनी भयानक आंखों से मैटियो को ही घूरती हुई। और फिर अचानक ही वो गायब हो गई। मैटियो फिर से रात भर नहीं सोया और सुबह होते ही उसने ये सब जाकर चर्च के प्रीस्ट को बताया। और उस प्रीस्ट ने कहा कि आज तक किसी ने उस डेड ब्राइड को ऐसा करते नहीं देखा। उस प्रीस्ट ने पूछा कि जब मैटियो पहली बार सिमेट्री गया था तो वो वहां से कुछ लाया तो नहीं था। तब मैटियो को याद आया कि वो वहां से कुछ सूखे फूल ले आया था। प्रीस्ट ने कहा कि शायद इसी वजह से वो आत्मा मैटियो के घर तक आ गई है।
और शायद उस आत्मा को ऐसा लग रहा है कि उसका दुल्हा उसे लेने वापस आ गया है। प्रीस्ट ने मैटियो से कहा कि उसे फौरन ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना शायद वो औरत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर मैटियो का दिल दहल गया और उसने डिसाइड किया कि वो सांता लूसिया से आज ही निकल जाएगा। लेकिन जब मैटियो सामान पैक करने अपने घर वापस गया तो उसने देखा कि डोर स्टेप पर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिमेट्री के पास थे। मैटियो को अब डर लगने लगा था। वो जल्दी से जाकर अपनी पैकिंग करने लगा। तभी उसने खिड़की से देखा कि आसमान का रंग बदल रहा है और काला पड़ रहा है। तभी अचानक घर की लाइट्स जलबुझ करने लगीं और एकदम से घर में अंधेरा हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी और तभी एक और बार बिजली कड़की और वो औरत मैटियो के सामने आ खड़ी हुई। मैटियो उसे देखते ही जोर से चिल्लाया। गेस्ट हाउस का वो बूढ़ा केयरटेकर बस वहां पहुंचा ही था। उसने बाहर खड़े खिड़की के अंदर देखा मैटियो घबराते हुए चिल्ला रहा था और उसके सामने एक सफेद गाउन में भयानक औरत खड़ी थी। वो भागा भागा घर के अंदर गया, मैटियो के कमरे तक पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैटियो वहां था ही नहीं।